नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ कार्बन और उसके यौगिक। इसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड और साबुन और डिटर्जेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम आगे की ओर बढ़े, उसमें जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो हमारा है दहन। दहन का मतलब होता है जलना, और जलने के लिए हमें को बहुत अच्छे से मालूम है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। चलने में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। यानी ऑक्सीजन के साथ ही कोई चीज जलेगा, इसका साफ साफ सा मतलब है कि वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। और ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब है कि ऑक्सीजन स्वयं रिएक्ट करेगा, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन गैस जुड़ रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यानी जो दहन है वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं है। यहाँ पर एक बात और आपको अतिरिक्त जान लेने की जरूरत है। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हमने क्या कहा? ऑक्सीकरण। इसका उल्टा अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन। इसी से आप उल्टा दूसरा भी सोच लीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। ये भी समझ लीजिए यहाँ पर। हाँ, तो हमारी बात हो रही थी दहन पर। दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना आप देख रहे हैं मेथेन है आपका, इसमें जला कार्बन डाइऑक्साइड बना। कोई भी कार्बनिक यौगिक है, अगर वो जलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में हीट और लाइट मिलती है। अगर हम आपको कुछ एग्जाम्पल से आपको रूबरू कराएं, कुछ उदाहरण के साथ आपको मिलवाएं, तो आपको मालूम है, आपने देखा होगा कि आप जब गैस वेल्डिंग करवाने कभी गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो ईंधन वो जल रही होती है, वो ईंधन नीली लौ के साथ जलती है। और याद रखिए, जब वो नीली लौ के साथ जलती है तो आपके ईंधन का पूर्ण दहन होता है, यानी पूरा पूरा दहन होता है। पूर्ण दहन कब होगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होगी। और जब ऑक्सीजन का की मात्रा पर्याप्त होगी, आपका ईंधन पूर्ण रूप से जलेगा, तो वहां नीली लौ के साथ जलेगी। और यहाँ पर आपको स्पेशली क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगी। यही अगर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है, ऑक्सीजन अपर्याप्त है, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है, उस स्थिति में आपके ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आपके ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन का मतलब इसमें कुछ ना कुछ कार्बन ब्लैक बच जाएगा, और ये जो कार्बन ब्लैक बच जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं? कालिक कहते हैं। तो इस कालिक की वजह से, ध्यान देना, इस कालिक की वजह से वहां पर आपको धुआंधार ज्वाला के साथ भी धुआं भी दिखेगा, और साथ ही साथ ये पीली लौ के साथ जलता है। किस लौ के साथ? पीली लौ के साथ। हाँ, इसमें आपको प्रकाश ज्यादा मिलता है। और बढ़िया अगर आपको एग्जांपल दें तो हमारे घरों में, अब तो इसका समय खत्म हो गया है, बहुत कम आपको मिलेगा, केरोसिन। केरोसिन को जब हम लैंप में जलाते थे तो याद करो, वो जो लैंप में जो लौ निकलती थी वो पीली लौ होती थी। और वही जब आप स्टोव में जलाते थे तो नीली लौ होती थी। होता क्या था? स्टोव में, केरोसिन के स्टोव में, जो भट्टी में उसमें बर्नर में ऐसे छेद बने होते थे, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई खूब पर्याप्त मात्रा में होती थी। केरोसिन आपका अच्छे से जलता था, नीली लौ के साथ जलता था, वहां पर कालिक कम बनती थी, और वहां से आपको ज्यादा ऊष्मा मिलने की वजह से आप खाना पकाने या अन्य काम में यूज करते थे। जबकि लैंप में आपके केरोसिन का पूर्ण दहन नहीं होता था, थोड़ा बहुत कार्बन ब्लैक बनता था, जिसकी वजह से पीली रोशनी में रहता था, और वही पीली रोशनी की वजह से आपको इससे लाइट ज्यादा मिलती थी। इसका यूज हम लाइट के रूप में करते थे। और अगर आपका हाइड्रोकार्बन भी अलग अलग है तो भी ये नीली और पीली लौ के साथ जलेगा। अब इतनी बात हम समझ गए कि आपका ईंधन या आपका कार्बनिक यौगिक पूर्ण दहन होगा या अपूर्ण दहन होगा, उसके आधार पर ये अलग अलग तरीके से दिखता है। आप इसको देख करके बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, अगर अपूर्ण दहन होगा, तो थोड़ा बहुत कालिक भी बनेगा, जैसा कि आपको इस फिगर में, इस वीडियो में आपको दिख रहा है। तो आप हमारी कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझ गए। एक स्पेशल टाइप का बर्नर है। आप लोग आगे चल करके, आप जब प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो वहां पर ऐसा आपको बर्नर मिलेगा, जहां पर नीचे से उसके, ये समझ लीजिए कि उसकी की है, चाबी है, आप चाबी को ऊपर नीचे करके उसके ऑक्सीजन एयर वाले होल को बंद कर दीजिए, तो आपका येलो रंग के साथ जलेगा। और अगर एयर होल आपका खुला है तो नीली लौ के साथ जलेगा। यानी सीधी सीधी बात है, ईंधन का पूर्ण दहन होगा तो नीली लौ के साथ ऊष्मा ज्यादा मिलेगी। अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की अगर कमी है
तो ईंधन का होगा अपूर्ण दहन और उस समय वो पीली लौ के साथ जलेगा। अगर ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, यहाँ पर आपको अपूर्ण दहन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल तो आप लोग खूब अच्छे से देखा होगा आपने। किसी को कोई दिक्कत है? आप समझ भी चुके होंगे कि हमारी मम्मी जो कढ़ाई या हमारे घरों में जो कढ़ाई होती है धीरे धीरे काली क्यों हो जाती है, उसका एक ही रीजन है, आप जो ईंधन यूज कर रहे हो अगर वो ईंधन पूर्ण रूप से जलता है, जैसे एलपीजी या तो उसमें आपको कालिक नहीं मिलती है, लेकिन लकड़ी, कोयला या अन्य किसी तरीके से अगर आप खाना बनाते हैं तो उसमें आपका ईंधन अपूर्ण रूप से जलता है और बर्तन के पीछे पर काला काला जमा हो जाता है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ भी देख करके आप इसे समझ लीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने कई उदाहरणों के साथ, अपने घर में पाए जाने उदाहरणों के साथ हमने दहन समझ लिया। और दहन का एक ही मतलब है ऑक्सीजन के साथ अक्रिया, और ऑक्सीजन के साथ अक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण, यानी दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। दोस्त आप समझ गए। इस एग्जाम्पल, इस फोटो को देख करके आप बताइएगा इसमें लौ के साथ या बिना लौ के साथ जल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आप लोग बताइएगा। हाँ, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है योग और प्रतिस्थापन अक्रिया। योग, एडिशन का मतलब योग, योग माने जुड़ना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन। और अगर हम प्रतिस्थापन की बात करें यानी एक को हटा करके दूसरा आ जाए, जब हम एक को हटाकर दूसरा आने की बात करते हैं इसका मतलब ये प्रतिस्थापन है। वैसे ही जैसे आप खो खो खेल की बात करते हैं, खो खो खेल में क्या करते हैं, जब आप किसी को बोलते रामू खो, तो रामू क्या होगा, रामू हटेगा और रामू की जगह पर आप आ जाएंगे। तो ये है आपका प्रतिस्थापन। जैसे यहाँ इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, Cl2 से रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन आपका हट जाएगा, इसी की जगह पर आपका एक नया Cl आ जाएगा। देखिए ये जो आपका एथेन था, इस एथेन में एक जगह पर Cl आ गया और आपने इसका नाम दे दिया मोनोक्लोरो एथेन। मोनो का मतलब एक, क्लोरो का मतलब क्लोरीन लग गया, एथेन तो आपका 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से आपने देखा कि जो आपका एथेन है वो एथेन क्लोरीन से अपक्रिया करके मोनोक्लोरो एथेन बना लेता है, यानी हाइड्रोजन हटा Cl आया। ये खो खो का खेल है। और ये कौन करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन करते हैं। संतृप्त बोले तो एल्केन, लेकिन अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब एल्कीन या फिर एल्काइन की बात करें। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो क्लोरीन है, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक होगा तो इनके दोनों के एक एक हाथ फ्री हो जाएंगे और दोनों के साथ आपका Cl जुड़ जाएगा। यहां पर कोई किसी को हटाता नहीं है, जबकि कार्बन कार्बन के बीच के डबल या ट्रिपल बॉन्ड को यानी मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ करके आपका नया परमाणु या समूह डायरेक्ट जुड़ जाता है। ऐसे अगर हम योगात्मक अभिक्रिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ये उदाहरण है हमारे पास। उसमें जो एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है वो आपका ये है कि जब भी किसी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन की बात करें, डबल बॉन्ड की बात करें, तो इसमें निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर भी ज्यादा चाहिए, 200 वायुमंडल का दाब चाहिए और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये आप जानते हैं कि ये कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड बना लेगा, वो भी टूटेगा सिंगल बॉन्ड बना लेगा, यानी हाइड्रोजन मल्टीपल बॉन्ड पर जुड़ता चला जाएगा। ये योगात्मक अभिक्रिया है। इसका जो हम यूज करते हैं आपके जो वेजिटेबल ऑयल जो वनस्पत तेल है उसमें यही प्रोसेस हम अपनाते हैं, और वो वनस्पत तेल किस में बदल जाती है, वनस्पत घी में बदल जाती है। इसमें आपका निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। जो वनस्पत तेल है, जो असंतृप्त फैट है, वो लिक्विड स्टेट में दिख रहा है, लेकिन जैसे हाइड्रोजनेशन होगा वो आपका वनस्पत घी में बदल जाएगा, संतृप्त वसा में बदल जाएगा और उसकी अवस्था सॉलिड हो जाएगी, यानी डालडा, वनस्पत घी। ये हमने देखा योगात्मक अभिक्रिया। अगर हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो भी हमने देख लिया था किसी को हटाकर किसी को जोड़ दे। जैसे CH4 की बात करें तो Cl2 से जब रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर एक Cl आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं CH3Cl मेथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में आपका हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन को हटाता है, यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन के द्वारा हो, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हैलोजनीकरण। इस शब्द को आप समझ के रखिए, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन आ रहा है।
समझ गए? एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो रिएक्शन होता है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और अगर क्लोरीन की अधिकता है, अगर क्लोरीन की अधिकता है यानी क्लोरीन आपके पास खूब है, उस समय की स्थिति में जितने भी हाइड्रोजन हैं सब 1 बाई 1 निकलते जाएंगे और उसके जगह पर क्लोरीन आता जाएगा। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखिए एक हाइड्रोजन हटा है, उसके जगह पर एक Cl आ गया। अगले स्टेप में एक हाइड्रोजन और हटा, दूसरा Cl आ गया। ये स्टेप आपका तब तक होता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। और आप देखिए सारे हाइड्रोजन हट रहे हैं और धीरे धीरे जो आपका CH4 था वो वो लास्टली CCl4 में कन्वर्ट हो गया है। क्या हुआ है? हाइड्रोजन हटा है, Cl आया है। किसी को हटाकर जब कोई आएगा, ये आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रकार की अपक्रियाएं पढ़ी। नंबर 1 दहन, नंबर 2 योग या योगात्मक अपक्रिया, और नंबर 3 प्रतिस्थापन अपक्रिया। हमने 3 प्रकार की अपक्रियाओं को हमने पढ़ा। अगला जो हमारा है, 2 कंपाउंड भी मुझे पढ़ने हैं, और वो जो 2 कंपाउंड हमारे हैं वो मेरे कौन से हैं? एथिल एल्कोहल और एथेनोइक एसिड, जिसे आप एस्टिक एसिड कहते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो आपको मालूम है एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का मतलब वही C2H5OH, यानी फार्मूला इनका C2H5OH कहो या CH3CH2OH कहो। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं? मादक पदार्थ के रूप में जो यूज होता है, यानी शराब। कमरे के तापमान ये पानी के जैसा यानी तरल होता है। आमतौर पर इसको हम एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये मादक पेय पदार्थ का सक्रिय घटक है। इसका हम कैसे यूज करते हैं? मादक, यानी मादक पदार्थ का मतलब है नशेड़, जो नशा करता है। अब आपको मादक का मतलब समझाया जाए तो एक श्लोक है भैया, बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। ऐसा पदार्थ, ऐसा द्रव्य जो बुद्धि को विलुप्त कर दे वो मदकारी है, वो मादक है। तो मादक पदार्थ के रूप में बाकी आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वही जो आंख से छलका आंसू जा टपका, आपके इसी एल्कोहल में आंख से छलका आंसू जा टपका एल्कोहल में। समझ गए? एक अच्छा विलायक है, यानी किसी को अपने में घोल सकता है। और इसी गुण के कारण ये टिंचर आयोडीन है, जो बीटाडीन सिप्लाडीन, ये सब जो आप देखते हैं ये आपका टिंचर आयोडीन ही है। कफ सिरप में भी इसका खूब यूज होता है, और साथ ही साथ तमाम प्रकार की टॉनिक में भी इस एथेनॉल का यूज होता है, एथिल अल्कोहल का यूज होता है एज आ विलायक, अपने में सबको घोल लेता है। और पानी को तो ये किसी भी अनुपात में, चाहे पानी कम रखो या ज्यादा रखो, अल्कोहल में वो आसानी से घुल जाता है। इसकी कुछ रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं, और जब हम इसके रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आपको मालूम है 2 रिएक्शन आपके सिलेबस में है, 2-3 रिएक्शन है, पर हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। ये जो आपका एथिल अल्कोहल है ये सोडियम से रिएक्शन करता है, तो आपको मालूम है सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, H पर प्लस होता है। ये Na प्लस H प्लस को हटाएगा तो H के जगह पर कौन आ गया? Na। ये आपका एथेनॉल था, सोडियम इसके साथ ऐड हुआ तो नाम पड़ गया सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया। यानी जब भी सोडियम एथेनॉल से रिएक्शन करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। दूसरा, अभी हमने जब दूसरा एग्जांपल अभी आपसे कहा, क्या ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा देगा। कैसे लगा देगा? क्योंकि जब भी आप अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आप गर्म करते हो तो क्या करता है? यहाँ से पानी निकाल देता है, यानी एक जगह से OH और दूसरे जगह से H। यहाँ से OH निकल गया तो CH2 बना, यहाँ CH3CH निकल गया तो CH2 बना, और दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया। इस तरह से क्या हुआ? एथिलीन बन गया, एथिलीन बन गया। याद रखो, अभी हम आपको एक गाना सुनाए थे, आंख से छलका आंसू जा टपका एल्कोहल में। उस एल्कोहल को हम कैसे, उस एल्कोहल से उस पानी को कैसे निकालें? उस पानी को निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है? कंसंट्रेट यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरत है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसे गर्म कर दीजिए, पानी निकल जाएगा। कैसे निकलता है? तो जैसे आपको मालूम है CH3CH2OH,
CH2H का मतलब 2 हाइड्रोजन है और एक OH लगा है। CH3 का मतलब कार्बन की 3 वैलेंसी जो फ्री दिख रही है, बाकी 4 में तो एक जुड़ी है, ये है। आप जब भी इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में गर्म करते हो, और जब भी आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या करता है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल ले जाएगा। और जैसे ये निकालेगा भैया, कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, और ये जो दोनों ग्रुप गए, कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हुई और ये आपस में जुड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेती हैं। और ये आप समझ गए क्या, एल्कोहल से पानी का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। और इस निर्जलीकरण के परिणाम स्वरूप कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इस केस में 2 कार्बन होने की वजह से क्या नाम दिया आपने, एथीन, या आप इसे एथिलीन भी बोल सकते हो। आप यह भी समझते हैं कि हम इसका ऑक्सीकरण भी करवा दे सकते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब अभी आपको बताया गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। एक तो दहन की जब बात करते हैं तो दहन एक तरह से पूर्ण ऑक्सीकरण है, यानी उसमें जितने कार्बन है दहन में, दहन पूर्ण ऑक्सीकरण, जितना कार्बन है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, जितना हाइड्रोजन है वो सब पानी बना लेगा। बट अगर हम किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड की वजह से अपूर्ण ऑक्सीकरण ना करा करके अगर हम कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन करें, तो आपको पता है एल्कोहलिक, जो एल्कलाइन KMnO4 है, यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनका काम होता है ऑक्सीकरण करवाना। और ऑक्सीकरण करवाने वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक है, क्या करेगा, एथेनॉल का ऑक्सीकरण कर देगा, और एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बना लेगा, एथेनोइक एसिड। और इस एथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब अभी आपको बता दिया गया था। ऑक्सीकरण का मतलब है या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। इसका उल्टा, या तो ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, ये क्या कहलाता है, अपचयन। ये शब्द आप बहुत अच्छे से समझिए, और हमने बहुत पहले से पढ़ा भी है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये सब किस तरह से समझते हैं, क्योंकि आपके इसका पहला चैप्टर में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो आप कैसे समझाओगे कि ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण का मतलब है हाइड्रोजन जुड़े या सॉरी ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकल जाए। देखते हैं भैया रिएक्शन हम CH3 की बात करें, फिर क्या है CH2OH। अगर आप देख रहे हो रिएक्शन को तो क्या बना है, CH3 COOH, और डिटेल में बनाना है तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O और H, ये आपका बना है। हो क्या रहा है, OH सही दिख रहा है। क्या हुआ, यहां से दोनों हाइड्रोजन जो थे, इन दोनों हाइड्रोजन को आपने निकाला है और उसके जगह पर डबल बॉन्ड से आपने ऑक्सीजन लगा दिया है। तो आप दोनों चीजें देख रहे हो, एक तो आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है और साथ ही हाइड्रोजन निकल रहा है। और ये दोनों क्राइटेरिया से ये सिद्ध होता है कि ये प्रक्रिया कौन सी है, ऑक्सीडेशन की है, ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण की है। समझ गए मेरे दोस्त, तो यानी अल्कोहल स्पेशली एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एथेनोइक एसिड, जिसे आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगला आपका कंपाउंड ही एथेनोइक एसिड, जिसका निकनेम एसिटिक एसिड है। इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, क्योंकि अभी आपको बताया गया COOH, जब हम क्रियात्मक समूह पढ़ रहे थे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से संबंधित है। आपका जो एसिटिक एसिड है, इसके 5 से 8% का अगर वाटर के साथ सोल्यूशन बना लीजिए, घोल बना लीजिए, तो इसको क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। खूब हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ सिरके का यूज हम लोग अचार को प्रिजर्व करने के लिए, अचार को सड़ने से बचाने के लिए, यानी अचार के लिए संरक्षक का, क्योंकि आपकी मम्मी अचार बनाने के लिए ये अचार में आम को सिरके में डाल करके उसको प्रिजर्व करते हैं, उसकी संरक्षा करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। इसका गलनांक 290 केल्विन पर, 290 केल्विन पर ये क्या होता है, 290 केल्विन पर ये जम जाता है। जो जमा हुआ एसिटिक एसिड है, जो जमा हुआ एसिटिक एसिड है उसे हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड कहते हैं। अभी आप सोचेंगे कि 290 केल्विन पर ये जम जाता है, यानी इसी पर ये जमता भी है और इसी पर ये पिघलता भी है। समझ गए ना, जैसे पानी 0 डिग्री पर जमता है तो 0 डिग्री पर पिघलता भी है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो, 0 डिग्री पर ये पिघल जाएगा या 0 डिग्री पर ये जम जाएगा पानी। ऐसे ही एसिटिक एसिड आपका 290 केल्विन पर ये होता है। ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है।
और जब समझ लिया है तो इसकी भी कुछ अपक्रियाएं पढ़ लेंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट अपक्रिया है वो अपक्रिया क्या है? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब एस्टर बनाना। एस्टर बनाने का मतलब जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि यहाँ पर एस्टिक एसिड है, किसी अल्कोहल यानी एथेनॉल से रिएक्शन करती है तो एक कंपाउंड बना लेती है। अगर इसका मुझे नाम बताना हो तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। और इस एथिल एसीटेट को हम क्या बोलते हैं? एस्टर कहते हैं। एस्टर का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, और वो इसके एक तरफ कार्बन की चेन हो आर, दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन हो, ये चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, ऐसी सिचुएशन में ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है? एस्टर। और ऐसा ही कंपाउंड ये बना रहा है, यानी ये एस्टर है जिसका नाम है एथिल एसीटेट। या वैसे मुझे बताना हो तो एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट, समझ गए? एस्टरिफिकेशन यानी एस्टर बनाने के लिए पूरा अपना एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इतनी बात समझ गए तो हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात को और आगे बढ़ाएं तो आप यहां पर देखिए, आपका क्या है ये? साबुनीकरण। साबुनीकरण, साबुनीकरण का मतलब क्या है? साबुन क्या है? सबसे पहले तो आप साबुन ही समझ लीजिए। आपके जो भी कोई बड़े कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर सोडियम लगा दो या फिर पोटेशियम लगा दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साबुन बोलेंगे। लेकिन अच्छे से अगर डिफिनीशन दें तो ये जो कार्बन चेन है ये लंबी कार्बन चेन हो। क्या हो? लंबी कार्बन चेन हो। लंबी कार्बन चेन का मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये उच्च श्रेणी का हो, और उच्च श्रेणी का जब होता है तो उसे हम वसा या तेल कहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम अच्छे से बोलें तो उच्च का मतलब कार्बन की संख्या ज्यादा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण को क्या बोलते हैं भैया? हम साबुन बोलते हैं। आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट इनसे रिएक्शन करके सोडियम एथेनोएट बनाता है, यह भी आपके साबुनीकरण के जैसा ही है। इसका जो यूज होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के परीक्षण में, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई भी जैसे एथिल अल्कोहल एस्टिक एसिड अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगी तो एथाइल आपका जो सोडियम एसीटेट बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अगला जो हमारा है सैपोनिफिकेशन में, इसको भी आप समझ लीजिएगा। जो आपका एस्टर है, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल या सोडियम एसीटेट बनेगा। तो दिक्कत, एस्टिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट रिएक्शन कर ले तो भी आपका सोडियम एसीटेट बनेगा। ये सारी प्रोसेस एक ही है। सैपोनिफिकेशन आपका कोई एस्टर है, इस तरह से रिएक्शन करके सोडियम एसीटेट। अगर हम सही से समझे साबुनीकरण तो वही उच्च वसीय अम्ल, जिसको आप वेजिटेबल आयल है, कोई भी आयल है, उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया और उसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट बना, और इसी को आप क्या कहते हैं? साबुन। समझ गए? अगर हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझें तो जो हमारे तेल या जिसे आप वसा कहते हो, ये ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर होता है। क्या बोले हम? ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर होता है। ट्राई का मतलब तीन, और एस्टर का मतलब क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ कार्बन की चेन हो, दोनों तरफ कार्बन की चेन हो। तो याद रखो ये भैया आपका ग्लिसरॉल है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ कार्बन चेन है कि नहीं है? इसका मतलब ये आपका ट्राई एस्टर है। किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? वसा या तेल, जो आपको कहना है कह लीजिए, वसा या तेल। और जब भी हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो आपका एल्कोहल, ये ग्लिसरॉल अलग हो गया, और ये जो बचा आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं? साबुन। यानी जो उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय का मतलब कार्बन की संख्या खूब ज्यादा, यही आपका है साबुन। कोई दिक्कत आपको? अगर हम साबुन की बात करें तो इसको आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, कार्बन की संख्या खूब लंबी सी है, यानी एक लंबी सी कार्बन की श्रृंखला होती है, और उस लंबी की कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर सी डबल ओ माइनस और इधर होता है Na प्लस। याद रखें ये जो Na प्लस ये वाला पूरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हेड, और इसको हम बोलते हैं टेल। यानी ये इसका शीर्ष है और इसका पूंछ है, हेड टेल। और इसी हेड टेल से आप यहां देख लीजिए, कार्बन, लंबी कार्बन श्रृंखला किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके साथ सोडियम या पोटेशियम रिएक्ट कर जाए या इसका सोडियम या पोटेशियम लवण बनाए तो यही क्या है? आपका साबुन है। इसका उल्टा
लंबी सी कार्बन चेन में बेंजीन रंग लगे, उसमें आपका सल्फोनेट बना ले, तो ये आपका डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट वही जो निरमा के नाम से आप जानते हैं। समझ गए? इन दोनों के बीच में अंतर आप समझ लीजिए। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैव अपघटनीय, ये नहीं, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो सकता है, जबकि डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। ये कठोर जल के साथ, हार्ड वाटर के साथ आपका जो साबुन है ये बढ़िया से काम नहीं करता है, कठोर वाटर में उपयुक्त नहीं है। जबकि जो आपका डिटर्जेंट है वो चाहे हार्ड वाटर हो या फिर सॉफ्ट वाटर है, दोनों के साथ ये बढ़िया काम करेगा। जबकि साबुन सॉफ्ट वाटर में तो काम करता है, बट हार्ड वाटर के साथ ये काम नहीं करता है, क्योंकि कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं हार्ड वाटर में, और वो साबुन के साथ रिएक्शन करके उसको वेस्ट कर देते हैं, बेकार चला जाता है, क्योंकि वो झाग नहीं बनाता है, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब अगर आप समझ गए हों तो इस धोने के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, जबकि आपका डिटर्जेंट बहुत ही स्ट्रांग है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके घर में कपड़े धोने के मामले में डिटर्जेंट पाउडर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू अदर सोप। यहां तक अगर हम बात समझ गए तो आप मेरी बात को और अच्छे से समझ लिए होंगे इस काम कैसे करता है। और जब काम की बात करें तो सबसे पहले आप साबुन के स्ट्रक्चर को आपने अभी देखा कि एक लंबी सी कार्बन की चेन होती है, जिसके एक सिरे पर सी डबल बॉन्ड वो ये वाला, और ये फिर आपका Na+, इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, सोडियम या पोटेशियम लगा हो, इसको आप बोलते हैं हेड। दूसरा आपका होता है ये क्या है? ये आपका है टेल। हेड वाला जो पार्ट है वो जल के साथ इंटरेक्ट करता है, और जल के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब जल रागी है, और ये क्या है? जल विरागी है। और जल विरागी का मतलब ये वाटर के साथ बढ़िया से काम, यानी वाटर के साथ इंटरेक्ट, वाटर से विरोध करेगा। वैसे बोलना हो तो ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, यानी पानी के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, ये जल के साथ स्नेह करेगा। फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग एंड है ये। तो आप समझ गए कि ये जो जल के साथ विरोध करेगा, ये जो कार्बन की लंबी चेन है वो जल के साथ विरोध करेगा, लेकिन वसा या तेल के साथ ये बढ़िया से इंटरेक्ट करेगी। काम कैसे करती है? काम ऐसे करती है कि जो आपका मेल है, वो मेल एक्चुअली क्या है? तेल होगा या फिर कोई ग्रीस या ऐसा कुछ होगा, उसके चारों तरफ इसकी जो टेल के थ्रू उसको चारों तरफ से ये घेर लेते हैं, और जब घेर करके ये जो गोल गोल संरचना बनी है इसको हम बोलते हैं मिसेल। और इसी मिसेल में ये जो आपका तेल या ग्रीस है मिसेल में फंस करके फिर ये अलग हो जाती है, कपड़े को छोड़ देती है। इस तरह से आप इस फिगर को देखिए। फिगर को देख करके आप समझ गए होंगे। और अगर आप ये समझ गए तो कैसे काम करता है, ये जो आपका तेल गंदगी है क्या करता है साबुन आपका? इसको धीरे 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 उसको ढीला करके इसको चारों तरफ से घेर करके इस तरह से देखिए पूरा बना लेता है आपका मिसेल, और मिसेल फिर कपड़े को छोड़ करके अलग हो जाता है। और इस तरह से ये जो पूरा आपका सिस्टम है, यानी आपके कपड़े से या किसी भी सरफेस से जो मेल है, जो गंदगी है, वो इस तरह से अलग हो जाती है। और यही इसका क्लीनिंग एक्शन भी है, कैसे ये काम करता है, धोने की क्रिया विधि भी इसकी यही है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग बड़े धैर्य के साथ 1 बाय 1 एक एक लेक्चर को देखते हुए आप हमारे इस लेक्चर तक पहुंचे हैं। इसी लेक्चर के साथ में हमारा जो कार्बन और उसके यौगिक नाम से जो आपका चैप्टर था ये पूरा होता है, और हमें पूरा भरोसा है कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा है, आप लोग इतने धैर्य के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद। आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ इसी के साथ ये कार्बन और उसके यौगिक नाम का जो चैप्टर है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।